चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली एक बार कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन सब ठीक है? ऑनलाइन ज्यादा संख्या है। परफेक्ट। ओके, चलिए कल जो है हमने कंप्लीट किया था अपना फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो वाला। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर हमारे सिलेबस का। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा और सबसे मेन चैप्टर बोल सकते हैं अपन। वॉल्यूम वाइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है और मार्क्स वाइज अराउंड अपन बोल सकते हैं 25 to 35 के बीच में अराउंड कुछ तो भी ये आता है। ठीक है, चलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए कभी भी जब भी देयर यूज्ड टू बी कोई भी किसी से कोई ट्रेड करने का या और कुछ काम करने का वादा करता था तो उसके लिए कोई बैकड्रॉप में कोई रेगुलेशन कोई रूल्स नहीं थे, राइट? जिसे हम बोलते हैं कोई भी नॉर्मल टर्म में यूज करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट या एक दूसरे से कोई काम करने का कुछ हम प्रॉमिस करते हैं तो उसके लिए कहीं पर भी कोई लीगल बैकिंग या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे मतलब ट्रेड वेड बढ़ने लगा, बिजनेस कॉमर्स बढ़ने लगा, तो देयर वाज अ वेरी व्हाट वी कैन से अ डेफिनेट नीड फॉर सम लॉ, एक बेस लॉ बेसिकली, जो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे मतलब एक दूसरे के बीच में हुए सारे करार जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं या फिर सारे वादे, इन सबको रेगुलेट करे, राइट? जिसके लिए जन्म हुआ किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। जैसे इन द मिडिवल टाइम्स देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। हिंदू लॉ उस टाइम पर फिर कैसे क्या डिटरमाइन होता था लोगों की कंडक्ट की, एक बार अपन ने प्रॉमिस किया कैसे क्या होगा, फिर कौन अपनी प्रॉमिसेस कब पूरे करेगा, ये सब कंडक्ट सबकी कैसे डिफाइन होती थी? इट वेर डिफाइंड बाय द हिंदू लॉज लाइक वेदास, धर्म शास्त्र, स्मृति, श्रुति, इन सब से जो है वहां पर वो डिफाइन या फिर रेगुलेट होता था। which were referred for this and which gave a vivid description of law similar to the contract in those time। उस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, जो चीजों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, उसके रिलेवेंट वहां पर जो है कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ था। जैसे फिर और दूसरे मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, रिलीजन आते गए और ज्यादा मतलब वहां पर डेवलपमेंट्स होते गए या फिर लोग अलग अलग रिलीजन से आते गए एक साथ में, वहां पर अपने अपने रिलीजन वाइज अपने अपने जो है लोग वहां पर अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ या फिर कोई भी वादे के लिए कोई भी चीजों के लिए अपना जो है लॉ या रूल्स लगाने लग गए। जैसे कि इन्होंने दिया है कि मुगल रूल में मोहम्मदीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है वो फॉलो होता था। in this law Arabic word aqd is known for a contract which means a conjunction। ऐसे अलग अलग उन्होंने वहां पर अपने को इंट्रोडक्शन दिया है कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग लॉज में अलग अलग टाइम्स में बेसिकली लोग अपने अपने रिलीजन के हिसाब से एंड बेसिकली जो उनके मतलब शास्त्र स्मृति ये सब रहते हैं उनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो होते थे उसको रेगुलेट करते थे। During the British period, before the advent of the Indian Contract Act, English law was applied in the presidency town of Madras। बाद में जब ब्रिटिश एरा की अगर अपन बात करें तो वहां पर भी ब्रिटिश एरा में एकदम शुरुआत से नहीं था ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाद में आया। उसके पहले देयर वेर इंग्लिश लॉज बेसिकली विच वेर अप्लाइड इन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। If one of the parties of a contract is from either of the religion, other is from other religion, law of the defendant is to be used। उस टाइम पर जैसा अपन ने बोला कि रिलीजन वाइज वो लॉ लगाते थे, तो अब ऐसा था कि एक पर्सन ने जिसने केस किया वो दूसरे कोई रिलीजन का है और सामने वाला
जो जिसपे मतलब जो डिफेंड कर रहा है वो किसी और रिलीजन का है, तो फिर वो कैसे डिटरमाइन होगा या गवर्न होगा, किसके लॉ के हिसाब से गवर्न होगा? वो होता था डिफेंडेंट के रिलीजन के लॉ के हिसाब से। बट अल्टीमेटली देयर वाज अ नीड एंड देयर वाज अ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट which gave birth to Indian Contract Act 1872। ऑब्वियसली 1872 मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के भी पहले का कॉन्ट्रैक्ट, पहले का जो है बेसिकली लॉ है ये। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली देयर वर मेनी लॉज और मेनी एक्ट्स विच वेर अडॉप्टेड बाय इंडिया। थोड़े बहुत जो चेंजेस करके हैं उसमें अडॉप्ट कर लिए गए थे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये बोल सकते हैं अपन एक बहुत ही बेसिक लॉ है इंडिया का, जिसके ऊपर और बहुत सारे लॉज डिपेंड करते हैं, या फिर बहुत सारे लॉ में कोई भी चीज में कोई भी काम करने में कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक मीनिंग सब कुछ यहीं से डिराइव होते हैं, इसी लॉ से या इसी एक्ट से डिराइव होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 25th of April 1872 and came into force on September 1, 1872. Preamble to the act says that it is an act to define and amend certain parts of the law relating to contracts. Preamble जो उसका मेन मतलब बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव बताता है उसका कि preamble क्यों है ये लॉ, वो इसीलिए है to define and amend certain parts of law relating to contracts. कहां अप्लाई होता है ये? Extends to the whole of India including the state of Jammu and Kashmir after the removal of Article 370 of the Indian Constitution. Article 370 मूवी देखिए क्या? उसमें बेसिकली मतलब पहले ऐसा था कि वो 370 आर्टिकल निकलने के पहले देयर वाज ऐसा था कि मतलब डायरेक्टली कश्मीर पे भी अप्लाई नहीं होता था, बट वो निकलने के बाद में अभी इंडिया बोल दिया तो उसमें डायरेक्टली कश्मीर पे भी अप्लाई हो जाता है कोई भी लॉ। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिक्स। कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स ड्यूटीज इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में किस पर्सन की क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगे, क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे, वो सब एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही डिटरमाइन होता है। द एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ लीगली एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट in addition to dealing with certain special types of contractual relationship like indemnity, guarantee, bailment, pledge, quasi contract, contingent contract, etc. obviously हम contract क्या है बेसिक से यहां से शुरू करेंगे और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स का एडवांस्ड फॉर्म क्या होता है, एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, ये सब चीजें भी, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग टाइप्स, ये सब भी हम पढ़ने वाले हैं। पहला वाला जो यूनिट है हमारा उसमें बेसिकली हमको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है, बेसिकली प्रपोजल या ऑफर, और एक्सेप्टेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली इस सब के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? The term contract is defined under section 2H of the Indian Contract Act 1872 as an agreement enforceable by law. Contract क्या है? An agreement enforceable by law. क्या है? Again, an agreement enforceable by law. मतलब अपने को यहां पर दो चीज तो समझ में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब लॉ जिसको लागू करवाता है, लॉ के थ्रू अपन लागू करवा सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं। पर ये अग्रीमेंट क्या है देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट क्या है? द टर्म अग्रीमेंट in section 2E is given as every promise and set of promises forming consideration for each other. कोई भी promise और set of promises for a consideration basically which forming the consideration for each other is an agreement, right? तो मतलब यहां पर एक और चीज आ गई अपने को। agreement क्या है? promise और set of promise बोल सकते हैं अपन फॉर कंसिडरेशन। ठीक है,
यहां तक भी ठीक है। कंसिडरेशन क्या है वो सब अपन आएगा अपने को मतलब आगे, और एक पूरा यूनिट ही है और इस चैप्टर में भी आएगा। नाउ टू हैव एन इनसाइट इनटू द डेफिनेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस। अब इसको और अगर अपन डिग इन करें, अपन ने यहां पर समझ लिया अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट मतलब क्या? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अब ये प्रॉमिस क्या है, इसके भी फर्दर दो पार्ट है। क्या बोलते हैं वो? When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. किसी पर्सन को जब अगर कोई प्रपोजल दिया गया और उसने सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो इट इज सेड दैट प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब प्रपोजल किसी ने दिया एंड सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास में यहां पर क्या आ गया? प्रॉमिस इज प्रपोजल, जिसे हम एक और टर्म बोलते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सो एकदम ग्राउंड लेवल पे अगर हम एकदम लोएस्ट लेवल पे अगर एलिमेंट्स देखें कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो कौन सी चीजें रहेगी? प्रपोजल और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, राइट? दैट इज एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। मतलब यहां पर वो एग्रीमेंट के लिए बोल रहे हैं। एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, पर प्रॉमिस मतलब क्या? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। सो एग्रीमेंट अपन ऐसा बोल सकते हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज कंसिडरेशन, and contract is agreement plus enforceability by law. Abhi, on elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of agreement, which is a promise or set of reciprocal promises. Promise is the acceptance of the proposal. Further, section 2H requires agreement capable of being enforceable by law before it is called to be a contract. Where the parties have made a binding contract, they created rights and obligations between themselves. Enforceability of by law, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दैट इज टू से वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी सोशल अग्रीमेंट्स अगर किए गए हैं तो उसमें कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती है। ओके, एंड दे डू नॉट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से सोशल एग्रीमेंट्स मतलब क्या? कौन से? देखो एग्जांपल दिया है उन्होंने। फॉर एग्जांपल, अ फादर प्रॉमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 पर मंथ। फादर ने सन को प्रॉमिस किया कि 500 रुपए मैं हर महीने दूंगा। अगर फादर ने यहां पर मना कर दिया है ये करने से, तो क्या सन उनको कोर्ट में ले जा सकता है क्या? नहीं, राइट? दिस इज जस्ट अ सोशल अग्रीमेंट। आपस में एक सोशली जो अपन बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, इसमें कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं आती है, राइट? इसमें इंटेंशन जो है पार्टी का, वो कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं है। जहां पर इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का है, वहां पर ही लीगल एनफोर्सेबिलिटी आती है। जहां पर अदरवाइज देयर इज जस्ट अ सोशल डिस्कशन और सोशल व्हाट वी कैन से अग्रीमेंट्स, वहां पर एनफोर्सेबिलिटी नहीं आती। जैसे ए अग्रीज विद बी टू सेल कार, हियर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार एंड बी हैज द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। यहां पर दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड एनफोर्सेबिलिटी के साथ में अपन बोल सकते हैं इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट नीचे इट इज नॉट। अभी देखो, अपन ने बोला कि लीगल लाइबिलिटी या फिर लीगल रिलेशन क्रिएट करना, तो उसके लिए तभी अपन बोल पाएंगे कि देयर इज लीगल एनफोर्सेबिलिटी। पर लीगल एनफोर्सेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही रहेगा। देयर आर सर्टन अग्रीमेंट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन इज एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। These are status obligations and so out of the scope of contract act. ये जो है, ये बेसिकली एक ऐसा मतलब कि जैसे कोर्ट ऑर्डर देता है फॉर एग्जांपल किसी इंसान को कि भाई आपने जो है, अगर फॉर एग्जांपल डिवोर्स वगैरह होता है तो वहां पर ऑर्डर देता है कोर्ट एक पर्सन को कि आप अपने वाइफ और चिल्ड्रन को इतना अमाउंट मतलब हर महीने दोगे, एलिमनी वगैरह जो भी है वो दोगे। ओके,
ऐसा कोई ऑर्डर या फिर मेंटेनेंस, उनका जो भी मेंटेनेंस रहेगा मंथली वो आप पे करोगे, ऐसा कोई भी ऑर्डर कोर्ट देता है तो वो बेसिकली इट्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटस ऑब्लिगेशंस। ओके, वो ऐसी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती। देन इसीलिए वो बोलते हैं कि सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच हैज रिजल्टेड फ्रॉम अग्रीमेंट्स, क्योंकि वहां पर कोई अग्रीमेंट हुआ था क्या दो पर्सन के बीच में? नहीं, वहां पर कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया था। अगर दो पर्सन के बीच में अग्रीमेंट होकर लीगल एनफोर्सिबिलिटी आई है तो ही हम उसको बोलेंगे कि वहां पर जो है लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. इधर से अगर अपन देखें तो agreement क्या है? It is promise or set of promise forming consideration for each other, बरोबर? पर अगर contract को देखें तो contract क्या है? Agreement plus enforceability, that is an agreement which is enforceable by law is a contract. अब इन दोनों में से agreement और contract में से फिर बड़ा कौन सा हुआ? वाइडर कौन सा हुआ? बड़ा कौन सा हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी अग्रीमेंट आता है, कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी अग्रीमेंट आता है, पर अग्रीमेंट में सिर्फ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन आता है। अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी का कंपोनेंट नहीं रहता। वही उन्होंने नीचे बोला है कि अग्रीमेंट अगर अपन बोले इट इंक्लूड्स बोथ, ये मतलब इन्होंने अलग टर्म में बोला है वाइडर सेंस में, बट वो बोल रहे हैं कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। अपन इससे बोल सकते हैं कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। अगर अपन बोला कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली देयर इज एग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही है, बट अपन ने बोला देयर इज अग्रीमेंट तो नॉट नेसेसरी कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब देयर विल बी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ ऑल्सो। ये मेन चार्ट है, इसको आपने देख लिया, समझ लिया कि बस आपको उतना पूरा पार्ट ध्यान में रह जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, एंड अग्रीमेंट में प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एंड प्रॉमिस में प्रपोजल और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट वापस वो बोल रहे हैं कि अग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, does not always grant rights to the parties, but contract necessarily creates a legal obligation, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज एनफोर्सेबिलिटी का कंपोनेंट रहता ही है। अभी अग्रीमेंट की बात करें, अपन स्कोप की बात करें तो अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल अग्रीमेंट्स। जैसा अपन ने बोला कि सोशल अग्रीमेंट्स भी होते हैं, बट सोशल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे क्या? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कौन से बनेंगे? सिर्फ वो अग्रीमेंट्स जिनमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी रहेगी। That is, it is used in narrow sense with specification that the contract is only legally enforceable agreement. एक बार वापस, आखिरी बार, कॉन्ट्रैक्ट कौन सी दो चीजों से मिलकर बनता है? अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी। ओके, एनफोर्सेबिलिटी पता है। अग्रीमेंट कौन सी दो चीजों से मिलकर बनता है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और प्रॉमिस कौन सी दो चीजों से मिलकर बनता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? देखो, अब जो एक कॉन्ट्रैक्ट को अपन बोलते हैं वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ऐसा बोलने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स होना जरूरी है। अब उसमें से कुछ एलिमेंट्स नहीं, क्या सेक्शन 10 जो है स्पेसिफिकली बताता है कि भाई ये वाले एलिमेंट्स चाहिए आपको, बट देयर आर सर्टन अदर एलिमेंट्स ऑल्सो जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन 10 बोलता नहीं है, पर अपने एनालिसिस से समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें अपने को चाहिए। ओके, पहले नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 एंड एज गिवन बाय सेक्शन 10। पहले अपन देखेंगे नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, जो एक्चुअली स्पेसिफिकली दिए हुए नहीं है, बट स्टिल लॉ सेज, अपन एनालिसिस से ऐसा ध्यान में आता है कि भाई ये वाले चीजें तो होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। In terms of section 10, all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract for lawful consideration and with lawful object and not expressly declared to be void। ठीक है, ये एक बार के लिए साइड में रखते हैं इसको।
अभी देख रहे हैं अपन एलिमेंट्स। पहला, टू पार्टीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड, एक बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। एक पर्सन अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, अदर एक्सेप्टिंग इट। कौन कर सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट? कोई भी नेचुरल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस जो लॉ ने बनाई है, और बाय द पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, दैट इज कंपनीज एक्सेट्रा। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज बी असर्टेनेबल, बस वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, कोई भी पार्टी वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी इससे रिलेवेंट एक केस लॉ था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था, पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन हो रहा था। अब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स थे अलग अलग, उनको जो है असेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे। ओके, अब वहां पर जो इनकम टैक्स ऑफिसर था वो क्या बोला कि ये पार्टनरशिप जो है वो अपने पार्टनर्स को जो है इन इफेक्ट बेच रही है, गुड्स जो असेट्स है वो बेच रही है, तो उस पर टैक्स लगेगा उस ट्रांजैक्शन पे। पर वहां पर यह डिसाइड हुआ कि भाई पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स का सेम एग्जिस्टेंस होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अपन पार्टनरशिप में ये चीज पढ़ेंगे आगे कि पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स की कोई अलग अलग, पार्टनरशिप की बेसिकली पार्टनरशिप फर्म की कोई अलग जो है एक लीगल आइडेंटिटी नहीं रहती है। पार्टनरशिप इज सेम लाइक द पार्टनर्स, पार्टनर्स मिलकर ही पार्टनरशिप बनाते हैं। पार्टनरशिप की अलग कोई डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहती है पार्टनरशिप, तो वो दोनों एक ही पर्सन है और इसीलिए वहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द सेम पर्सन, तो वी कैन नॉट कॉल इट अ कॉन्ट्रैक्ट इन इफेक्ट एंड हेंस देयर इज नो नीड ऑफ टैक्स। देन पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। पार्टीज का इंटेंशन, अपन ने बोला था ऊपर ही कि पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। सोशल अग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। Intention on the part of the parties to create legal relation. Social or domestic type of agreements are not enforceable. जैसे एग्जाम्पल 5, ये भी केस लॉ है बेसिकली। अ हस्बैंड अग्रीड टू पे वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। यहां पर क्या हुआ था, एक हस्बैंड जो है वो अब्रॉड गया था, बाहर गया था इंडिया के, उसने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं देखो हर महीने जो है कुछ अमाउंट भेजता रहूंगा घर खर्चे के लिए। हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, हस्बैंड फेल हो गया ये पे करने के लिए। अब वाइफ ने उसको कोर्ट में केस कर दिया उसके ऊपर, राइट सर ऐसा होता क्या, अभी क्या कुछ भी हो सकता दुनिया में। वाइफ ने स्यू कर दिया इसको वो अमाउंट के रिकवरी के लिए। हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल अग्रीमेंट। वो सिर्फ उनके बीच में एक क्या था, सोशल अग्रीमेंट था। देयर वाज नो लीगल रिलेशन और लीगल इंटेंशन टू क्रिएट, बेसिकली एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन और लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सो इसीलिए वहां पर इट वाज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल 6 क्विकली पढ़ लेंगे सब लोग एक बार, एंड 7 भी, 6 and 7। Omkar, can you mute your mic? ठीक है, अपने बेटे को प्रॉमिस किया उसने कि अगर पास हो गया तो मैं देखो 5 लाख रुपए दूंगा, बट अगेन इट इज अ सोशल अग्रीमेंट। बट नीचे एग्जाम्पल 7 में इट इज क्या है, वो वैलिड लीगल अग्रीमेंट है, क्योंकि वहां पर लीगल इंटेंशन वाज टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड,
देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है अपन बोल रहे हैं वो रिटर्न भी हो सकता है या स्पोकन भी हो सकता है। देयर इज नो डिफरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज बोलकर भी किया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड है। पर देखिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बोल करके किया तो वहां पर दिक्कत आती है, आगे चल के कोई अगर प्रॉब्लम हुआ दो पार्टीज के बीच तो प्रूफ कैसे किया जाएगा। इसीलिए इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटर्न। in case of certain contracts some other formalities have to be complied। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बोला जाता है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी रहेगा जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करोगे, उस केस में फिर राइटिंग में होना जरूरी है। या और कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड रहेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, ऐसी कहीं और कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन भी फुलफिल होना जरूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है वो इट इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज रिटर्न। दूसरा जैसा अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, राइट। सो अपन जैसे वो सेल डीड, परचेज डीड वो सब करते हैं, खरीदी खत नाम सुना होगा आपने, तो उसका रजिस्ट्रेशन हुए बिना इट इज नॉट इफेक्टिव। ऐसी भी और कोई भी जो अगर रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो वहां पर फुलफिल होनी चाहिए। देन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो अपन कर रहे हैं उसमें सारी मतलब बातें जो है क्लियर एंड सर्टेन होना चाहिए। कोई भी उसकी लैंग्वेज या उसकी चीजें जो है वेग मतलब अनक्लियर या इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। जैसा कि ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, से फॉर एग्जाम्पल काय का 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचने का, ओके पर यहां पर यह क्लियर नहीं किया कि कौन सा ऑयल, खाने का ऑयल, पीने का ऑयल नहीं रहता, बट खाने का ऑयल, बालों में लगाने का ऑयल, वो भी कौन सा ऑयल, खोपरे का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कौन सा ऑयल, ऐसा कोई वहां पर डिफाइन नहीं किया था। नथिंग सर्टन टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इंटेंडेड। वैसे ही XYZ अग्रीड टू लीज लैंड टू मिस्टर ए फॉर इनडेफिनेट ईयर्स, मैं तेको लीज पर देता हूं इनडेफिनेट ईयर्स के लिए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इसलिए आपने जो देखा होगा लीज वगैरह भी जो अपन देते हैं, वो लाइफ टाइम लीजेस वगैरह रहते हैं, वो भी उसमें भी टर्म रहता है 99 ईयर्स, इसीलिए दैट्स द टर्म व्हाट इज पुट इन देयर। ठीक है, ये वाले वो टर्म्स थे या वो एलिमेंट्स थे बेसिकली जो कि सेक्शन 10 स्पेसिफिकली बोलता नहीं है, बट अपने को एनालिसिस से ध्यान में आता है कि ये चीजें तो बेसिक है, ये सब चीजें होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। वैसे ही अब देयर आर सर्टेन थिंग्स जो सेक्शन 10 बोलता है कि ये चीजें स्पेसिफिकली होनी चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सबसे पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट। क्या होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में? देयर हैज टू बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, or we can say collectively agreement. An agreement is the first essential element. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Proposal when accepted becomes a promise, and agreement is an outcome of offer and acceptance for consideration. Offer, acceptance and agreement, ये जो अपन ने तीन एलिमेंट्स इधर देखे थे, ये वाले ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड अग्रीमेंट, बेसिकली ये सब चाहिए। यहां पर अग्रीमेंट बोलने के बाद में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो बाय डिफॉल्ट आ ही गए, बट वो बोल रहे हैं कि साथ में आपको कंसिडरेशन भी रहना जरूरी है। दूसरा, फ्री कंसेंट। कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब क्या? फ्री में दी हुई नहीं। फ्री कंसेंट मतलब क्या? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पूछा, से फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि भाई कार खरीदेगा क्या? बी ने बोला ओके, पर बी ने ओके कब बोला था? जब ए ने जबरदस्ती उसको डराया था, धमकाया था, उससे जबरदस्ती हां बुलवाया था, तब उसने बी ने हां बोला था। यहां पर बी ने कंसेंट दी है, बट यहां पर अपन बोलते हैं कि बी की कंसेंट फ्री नहीं है। कंसेंट फ्री नहीं है, ऐसा कब बोला जाएगा? व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 एलिमेंट से अगर कंसेंट दी है सामने वाले ने, उस केस में इट इज सेड दैट
कि ये वैलिड कंसेंट या फ्री कंसेंट नहीं है। एलिमेंट्स अपने को पूरे डिटेल में एक 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 आएंगे। जस्ट टू गिव अ शॉर्ट, मतलब कोयर्शन मतलब डरा के धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी का गैर फायदा उठा के उसको इमोशनली ब्लैकमेल जैसा अपन बोलते हैं ना वो। देन फ्रॉड तो पता ही है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके फैक्ट जो नहीं है वो भी उसको जबरदस्ती कुछ तो भी बढ़ा चढ़ा के या मिस रिप्रेजेंट करके, एंड कोई मिस्टेक की वजह से वहां पर सामने वाले की अगर ली गई है कंसेंट तो वो भी वैलिड कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं है। जैसे A who owns 2 cars is selling red car to B thinks he is purchasing black car। A को लग रहा है वो रेड बेच रहा है, B को लग रहा है वहां पर वो कौन सी खरीद रहा है, ब्लैक खरीद रहा है। यहां पर देयर इज नो कंसेंसस। अभी कंसेंट में एक और चीज होना जरूरी है, अपन ने बोला फ्री कंसेंट तो होना जरूरी है, बट कंसेंट मतलब क्या, कंसेंट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, दोनों के दिमाग में सेम चीज है, दोनों भी सेम पेज पर है, मतलब मैं जो सोच रहा हूं सामने वाला भी वही सोच रहा है। इट इज कॉल्ड कंसेंसस एड आइडम और मीटिंग और आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। तो इसमें फ्री होना चाहिए एक तो, प्लस कंसेंट दैट इज कंसेंसस एड आइडम, इग्नोर माय हैंड राइटिंग, होना चाहिए। टू डिटरमाइन कंसेंसस एड आइडम द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड। अब ये कंसेंसस कैसे हो सकता है, नॉर्मली तो अपन बात कर रहे हैं अगर तो हो सकता है नॉर्मली बात करके अपन सारी चीजें क्लियर कट कर सकते हैं, बट अगर बात करके नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटर्न में है तो इट शुड बी इन डिटेल बी ड्राफ्टेड। देन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टीज केपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तभी उनमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल बी बेसिकली, मतलब तभी अगर पार्टीज केपेबल है तो ही उनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो पार्टीज ही इनकेपेबल है, वो कर ही नहीं सकती, तो उस केस में वो उनका किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। कैपेसिटी में वी हैव 3 पॉइंट्स। ओके, कैपेसिटी मतलब क्या, लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 3 पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो मेजॉरिटी की एज चाहिए उनको, दूसरा साउंड माइंड, एंड तीसरा नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। पहला पॉइंट क्वालिफिकेशन, दैट इज पहला क्वालिफिकेशन या पहली रिक्वायरमेंट क्या बोलता है कि आपने मेजर एज का दैट इज 18 प्लस रहना जरूरी है, जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसने। दूसरा साउंड माइंड, मतलब सामान्य स्थिर दिमाग का चाहिए वो, राइट। अब सामान्य स्थिर दिमाग मतलब बेसिकली lunatic, idiot, drunken person or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नशे में है या जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, कोई बीमारी के कारण या और किसी के कारण, he cannot be said to be of sound mind। Basically, he should be in his senses so as to understand the implications of the contract। A lunatic, an idiot, drunken person, ये सब जो है साउंड माइंड के नहीं बोले जाते। इडियट मतलब अपन जो ऐसा कभी कभी बोलते हैं अरे वो इडियट है, पागल है, बावला है, वो वैसा नहीं, वो अपन नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं। ये बाय लॉ मतलब इडियट मतलब यहां पर भी बेसिकली मानसिक हालत ठीक नहीं है उसकी, ऐसा मतलब लीगली अगर ऐसा है तो वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देन थर्ड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस। कभी कभी क्या होता है कि कोई और लॉ या और कोई चीज स्पेसिफिकली कोई पर्सन को डिस्क्वालिफाई करती है कि भाई आप जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई और चीज की वजह से वो डिस्क्वालिफाइड है तो वो पर्सन भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। should not be disqualified by status like alien enemy, foreign sovereigns, convicts, they are disqualified। कोई भी मुजरिम या कोई भी फॉरेन का एनिमी मतलब कोई ऐसा फॉरेन का पर्सन जिस कंट्री के साथ में हमारा वॉर चल रहा है, दे आर कॉल्ड एलियन एनिमी। ऐसे लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट आर नॉट वैलिड। देन कंसिडरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पे अपने को डिटेल में आएगा, पूरा यूनिट ही है अगला। ए ने बी को बोला कि मेरी कार खरीदेगा क्या।
बी ने बोला ओके 2 लाख रुपए में मैं तेरी कार खरीद लूंगा। ओके, ये जो ए बी को दे रहा है कार, ये क्या है, बी के लिए कंसिडरेशन है। और ए के लिए क्या कंसिडरेशन है, जो 2 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं वो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के लिए देयर हैज टू बी सम कंसिडरेशन। एक पर्सन कोई कुछ कर रहा है तो उसको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ जो है मिलना जरूरी है। क्या कितना ये स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, बट कुछ ना कुछ जो है उसके अगेंस्ट मिलना जरूरी है। समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो चाहिए उसके अगेंस्ट में। भले ये 2 लाख के बजाय 2 रुपए रहते थे तो भी चलता था, बट कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना जरूरी है दोनों पार्टीज के बीच में। ओके, ए ने कार बेचा, उसको उसके अगेंस्ट 2 लाख रुपए मिले, बी ने 2 लाख रुपए दिए, उसके अगेंस्ट उसको कार मिली, राइट? कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। It is referred to as quid pro quo, that is something in return. A valuable consideration is the sense of law may consist either of some right, interest, profit, benefit accruing to one party or forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered or undertaken by the other. मतलब अपन जो बोल रहे हैं यहां पर कंसिडरेशन, वो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पैसों में ही हो सकता है कुछ राइट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, अपन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अपन देते हैं पैसे उनको, वो क्या देते हैं अपने को, राइट देते हैं उनका कंटेंट एक्सेस करने का, राइट? वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? ऐसे ही कोई राइट, कोई अगर और कोई इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट मतलब कोई प्रॉपर्टी में, कोई चीज में या कोई भी चीज में बेसिकली अपने को हक देते हैं, वो भी वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। या फिर डेट्रीमेंट, लॉस और फोरबियरेंस, मतलब ए बोलता है बी को, मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता हूं, तू जो है मेरे दुकान के बाजू में दुकान मत खोल। ये भी वैलिड है। ओके, ये आएगा अपने को डिटेल में, एकदम बेसिक लेवल पर देख रहे हैं अपन, उसमें भी मतलब कोई कोई टर्म्स, इसमें कोई कोई अग्रीमेंट्स ऐसी इनवैलिड रहती है, बट बेसिकली यहां पर वो क्या कर रहा है, फोरबियरेंस, दैट इज बी अग्री कर रहा है कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, ये भी काइंड ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन फॉर दिस 1 लाख रुपीज। ये फोरबियरेंस हो सकता है, कोई डेट्रीमेंट, कोई लॉस, कोई पर्सन को कि भाई ठीक है मैं देखो ये चीज देता हूं, उसके अगेंस्ट मतलब मैं ये लॉस बियर करता हूं, उसके अगेंस्ट जो है तुम्हें को ये घर बेच दे। ओके, ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। देन लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अगेन कंसिडरेशन होना तो जरूरी है, पर कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। दूसरा, जो अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है अपना, जो जिस पर्पस के लिए अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लॉफुल रहना चाहिए। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। सेक्शन 23 स्टेट्स, इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और इट इज सच दैट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, if it is fraudulent, involves injury to the person or property of the another, the court regards it immoral or opposed to public policy. जैसा कि एग्जाम्पल 14, ए ने प्रॉमिस किया टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रॉमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स, द अग्रीमेंट इज वॉइड। बी ने ए के घर से चोरी कर लिया था। ओके, ए ने बी के ऊपर केस कर दिया। अभी बी क्या बोलता है, मैं जो है तेरे को जो है क्या देता हूं, बी एंड बी प्रॉमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स। बी बोलता है मैं तेरे को तेरी सारी चीजें वापस कर दूंगा जो मैं चोरी करके लेके गया, उसके अगेंस्ट जो है तू क्या कर दे, जो तूने मेरे पर केस किया है वो ड्रॉप कर दे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली इन अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स, और लीगल जो उसकी लीगल फंक्शन है उसको अपन रोक रहे हैं, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है अपना, लीगल टर्म्स को बेसिकली, या फिर जो एक मतलब लीगल प्रोसेस है उसको रोक रहे हैं वहां पर। दिस इज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। या फिर ए ने बी को बोला कि तू मेरे को कार बेच दे, मैं तेरे को उसके अगेंस्ट 1 किलो ड्रग्स देता हूं। यहां पर ड्रग्स इज अनलॉफुल कंसिडरेशन।
देन 6th point, not expressly declared to be void. The agreement entered into must not be which the law declares either illegal or void. अगर लॉ ने एक्सप्रेसली कोई अग्रीमेंट को क्या किया है, void बोला है कि इलीगल बोला है बेसिकली, या फिर void बोला है, तो फिर वो भी वहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तब्दील हो सकता. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is the one without any legal effects. ये आएगा अपने को और डिटेल में बेसिकली, पर एक्सप्रेसली अगर लॉ ने बोला है कि ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता. इलीगल है या फिर वॉइड है तो वो नहीं हो सकता. देन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. एक बार क्विकली ऊपर के सारे पॉइंट्स रिव्यू कर लेंगे सब 2 मिनट में जो अपन ने पढ़ा. साइड हेडिंग्स सेक्शन 10 में एंड सेक्शन 10 के अलावा. ओके, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कौन से होते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्या अपने पास में अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्लासिफाइड है 3 मेन बेसिस पर. एक तो पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दूसरा वो कैसा बना है फॉर्मेशन, एंड तीसरा परफॉर्मेंस के बेसिस पर. पहला देखते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला, उसमें क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक बार क्विकली इसके थ्रू गो थ्रू करें अगर अपन, तो वैलिडिटी के बेसिस पर वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, एनफोर्सेबल. फॉर्मेशन के बेसिस पर एक्सप्रेस, इंप्लाइड, कॉजी, ई कॉन्ट्रैक्ट. एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी में अगेन 2, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल. पहला देखते हैं अपन उसमें से वैलिडिटी के बेसिस पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जिसमें नॉर्मली सारे एलिमेंट्स है पूरी तरीके से वैलिड है एंड वो एनफोर्सेबल भी है. इट इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नॉर्मल जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो. दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज अनएनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कि लॉ एनफोर्स नहीं करा सकता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और वी से इट एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. A contract which ceases to be enforceable by law becomes a void when it ceases to be enforceable. अब ये जो void है ये हो सकता है जब से बना है तब से ही void हो. उस केस में अपन उसको बोलते हैं void ab initio. या फिर हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, उसके बाद में कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट void हो गया, अब वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता. उस केस में देयर इज मतलब वो बाद में जो है void हो जाता है.
Thus, a void contract is the one which cannot be enforced by the court of law. Valid contracts, when cannot be performed, become because of some uncalled happening, becomes void. अब देखो यहां पर एक चीज समझना कि void मतलब इलीगल नहीं है. void मतलब बेसिकली which cannot be performed, जो अब अनएनफोर्सेबल हो गया. वो इनवैलिडिटी या फिर void किसी वजह से भी हो सकता है, या तो बिकॉज ऑफ मे बी सम लीगल बेसिस भी हो सकता है, या फिर और कोई कारण से भी हो सकता है. It may be added by way of clarification, when a contract becomes void, it is not a contract at all. But for the purpose of identifying it, it has to be called a void contract. मतलब void contract एक्चुअली देखे जाए तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बट उसको अपन फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए void contract ऐसा बोला जाता है. void contract का एकदम बेसिक अभी आपको एग्जांपल दूं तो ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तेरे को जो है फॉर एग्जांपल लैपटॉप बेचूंगा. ओके, कब? नेक्स्ट मंथ. अभी नेक्स्ट मंथ आने के पहले ही गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? लैपटॉप्स बेचना बैन कर दिया. तो अब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसमें वॉइड जैसा एक शब्द तो है, मतलब वॉइड तो है, पर वॉइडेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्या अभी वैलिड है, पर सिर्फ एक पार्टी के ऑप्शन पर. और वी कैन से एक पार्टी जो है उसको जो है वॉइड करवा सकती है, कैंसल करवा सकती है. एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज thereto, but not at the option of other or others. It is a voidable contract. सिर्फ एक पार्टी के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्सेबल है, दूसरे पार्टी के ऑप्शन पे वो एनफोर्सेबल नहीं है. जो दूसरा पार्टी फिर क्या करेगा? जैसा वो पहले वाला बोलेगा उस हिसाब से उसको मानना पड़ेगा. पहले वाला बोलेगा कि ये वैलिड है, अपन एनफोर्स कराएंगे, तो फिर वो कराना पड़ेगा. अगर वो पहले वाला बोलेगा कि नहीं ये वॉइड है, इसको कैंसिल करेंगे, तो वो कैंसिल हो जाएगा. One of the parties to the agreement is in a position or is legally entitled or authorized to avoid performing. कौन से सिचुएशन है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा वॉइडेबल हो जाता है? सबसे पहला, जहां पर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अपन ने ऊपर देखा था, ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं देखो कार बेचूंगा. ओके, और ए ने बोला बी को कि मैं देखो कार बेचूंगा. कितने में? से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए में. ओके, ये बी ने यहां पर कंसेंट दिया था 2 लाख की, बट वो क्यों दिया था? क्योंकि ए ने उसको डराया था, धमकाया था, और उसके बाद में जबरदस्ती उसकी कंसेंट ली थी. ये कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ बी इज वॉइडेबल. बी को बोला जाता है यहां पर अग्रीव्ड पार्टी. ओके, देन दूसरा, when a person promises to do something but the other person prevents him from doing so. ए ने बोला बी को कि अगले महीने मैं तेको कार बेच दूंगा और तूने मेरे को 2 लाख रुपए दे देना. ओके, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका, वैलिड, कंसेंट भी सब वैलिड थी. अब यहां पर मिस्टर ए जो है वो जब टाइम आया तब वो कार उसको दे ही नहीं रहे हैं. ये ए जो है अपना पार्ट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो दूसरा फिर अपना पार्ट कैसे परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली, राइट. यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ बी. बी चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मतलब वॉइड मानकर कैंसल कर सकता है. when one person promises to do something but the other one prevents him. There is a contract between A and B to sell car of A to B. On the due date, A asked B that he does not want to sell his car. Here the contract is voidable at the option of B. Then third case कब हो सकता है और voidable? When a party promised to perform a work within a specified time but could not perform within that time. मैं जो है आपको 2 महीने में घर जो है पेंट करके दूंगा, बट सामने वाले ने 2 महीने में नहीं पेंट कर पाया,
तो फिर उस केस में अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैंसलेबल रहता है। At this juncture, it would be desirable to know the distinction between void and voidable contract. Void and voidable के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, वो तूने दिया हुआ है। Void क्या है? Which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. पहले उन्हें डेफिनेशन दी है, जो लॉ ने डेफिनेशन दी है वो। और voidable क्या है? It is enforceable at the option of one or more parties. एनफोर्सेबिलिटी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया नहीं जा सकता किसी भी हालत में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहेगा, वॉइड ही रहेगा। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है क्या? हाँ, बट एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी। एक पार्टी चाहे तो उसको एनफोर्स करा सकती है। हाँ, वन और मोर मतलब इट बेसिकली कि मल्टीपल अगर पार्टीज है, दो पार्टीज ही अगर है, तो उस केस में वन और मोर नहीं आएगा, क्योंकि वन और मोर दोनों तो नहीं करा सकते ना उसको एनफोर्स। ये वन और मोर जो बार बार बोल रहे हैं, तो मोर वाला केस सिर्फ तब आएगा जब मोर देन टू पार्टीज है। मतलब देयर कैन बी अ केस वेयर 4 और 3 और 4 पार्टीज आर देयर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, उस केस के लिए वो बोल रहे हैं। क्योंकि अगर दो ही पार्टीज रही तो मोर बोलने के बाद में दोनों आ जाएंगे, और दोनों तो एनफोर्स करा नहीं सकते वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को। अभी वॉइड क्यों होता है कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन because it becomes void due to changes in law or changes in circumstances beyond the contemplation of parties। जैसा अपन ने देखा था, कोई लॉ बदल गया या कोई सिचुएशन बदल गई, ऐसा कुछ हुआ जो कि अब जिसके वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होगा? इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वॉज नॉट फ्री, या फिर और दो अपन ने ऊपर देखे जो केस, उसके हिसाब से वो वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट as we said cannot be performed at all, परफॉर्म हो ही नहीं सकता। बट voidable contract can be performed, अगर अग्रीव पार्टी जो है वो चाहे तो वो एनफोर्स करके परफॉर्म करवा सकती है विद इन रीजनेबल टाइम। देन राइट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी के पास में कोई राइट, कोई लीगल रेमेडी नहीं आती। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में parties whose consent was not free has the right to rescind the contract. If so rescinded, it becomes void contract. जो अग्रीव पार्टी है उस एक पार्टी के पास में ही पूरा राइट रहता है, पूरा हक रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी करा सकती है, चाहे तो कैंसिल भी करा सकती है। रिसाइंड मतलब टू कैंसिल। अगर कैंसिल करा दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंपली विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ मना करता है जो काम करने को, उससे रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो क्या हो जाएंगे, सब सारे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। ओके, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ए और बी ने फॉर एग्जाम्पल कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस बेसिस पर नहीं किया, एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन ए एंड सी, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज कनेक्टेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। लॉ क्या बोलता है, अगर ये वाला मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है ना, तो इससे जुड़े हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इलीगल माने जाएंगे और वो वैलिड नहीं रहेंगे। पर अगर नॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि ए एंड बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एंड उस पे डिपेंडेंट और कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए एंड सी के बीच में, ओके, और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इलीगल नहीं, वॉइड हो जाता है किसी कारण से, तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड या कैंसिल हो जाएगा। इट वुड बी असेस्ड इंडिपेंडेंटली। वही वो बोल रहे हैं, ऑल कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल केस में उससे कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्स नहीं किए जाएंगे। ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इलीगल अग्रीमेंट्स वॉइड रहेंगे, बरोबर, वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता, बट सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल ही हो ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है वो लीगैलिटी मतलब इलीगल है इसलिए वॉइड है, हो सकता है और कोई कारण से भी वॉइड है। वॉइड कैन बी बाय डिफरेंट मीन्स ऑल्सो।
Despite this, there is similarity between them is that in both cases they are void ab initio and cannot be enforced by law. शुरुआत से ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो अपन बोले वो क्या रहते हैं, शुरुआत से ही void ab initio रहते हैं. देन वॉइड एंड इलीगल अग्रीमेंट में इन्होंने जो है अपने को डेफिनेशन डिस्टिंग्विश दिया हुआ है. वॉइड क्या है, विच इज वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल बट इलीगल एग्रीमेंट इज डेफिनेटली वॉइड. जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया ऊपर. नेचर, वॉइड अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं क्या जो लॉ ने मना किया है? नहीं, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि लॉ के वजह से ही वो वॉइड हुए हैं. Not forbidden by under law, but illegal agreements are forbidden under law. Punishment, void agreement में parties are not liable for any punishment under any law. void agreement हो गया तो उसमें कोई parties को कोई punishment के लिए वो liable नहीं रहते हैं, but illegal agreements में obviously parties are liable for punishment. एंड कोलैटरल अग्रीमेंट्स अपन ने देखा जैसे ऊपर, वॉइड अग्रीमेंट से रिलेटेड अगर कोई और अग्रीमेंट्स है, कनेक्टेड और कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो वो वॉइड, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो बाकी भी वॉइड हो जाएंगे क्या? बाकी भी कैंसल आउट हो जाएंगे क्या? वो वैलिड भी हो सकते हैं, बट इलीगल से कनेक्टेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल से कोलैटरल जो भी है, वो सब कैंसल आउट हो जाएंगे. जो कनेक्टेड है उसको अपन कोलैटरल अग्रीमेंट भी बोलते हैं. कोलैटरल और कनेक्टेड अग्रीमेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वॉइड अग्रीमेंट्स मे आल्सो बी वॉइड, बट अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल अग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड. देन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अनएनफोर्सेबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मली तो देखो पूरा तरीके से वैलिड है, पर कुछ ना कुछ उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है. जैसे कुछ राइटिंग में जरूरी था वो वहां पर राइटिंग में नहीं हुआ, कहीं पर साइन जरूरी थी वो साइन नहीं हुई, या फिर कुछ इन्हें लिमिटेशन से बार्ड हो गया. वो लिमिटेशन से बार्ड मतलब क्या? ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था गुड्स बेचने का. बी ने बोला था मैं पैसे दूंगा, पर उसने से फॉर एग्जांपल 3 साल तक पैसे दिया ही नहीं. अब यहां पर जो है वो ए जो है वापस से उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकता 3 साल बाद. क्यों? क्योंकि एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है जो कि बोलता है कि भाई आप 3 साल के बाद में कोई डेट जो है रिकवर नहीं कर सकते. तो वो क्या हो जाएगा? अगेन अनएनफोर्सेबल हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वैसे सब है, पर अब वो जो है ए जो है उसको कोर्ट में जाकर के क्लेम नहीं कर सकता. इज अ गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स both parties cannot sue upon it. ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ये सब अपन कल देखते हैं. अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे. This question number 3 is the question. जूम करने से कट जाएगा वो शायद.
Mr. Ramesh promised to pay 50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend the sum on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement. If he really loved her, Mr. Ramesh made a written agreement and the agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specified amount. Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh and recover the amount. Referring to the provisions, advise whether Mrs. Lali will succeed.
Let me know once done. ओके चलिए, कल से अपन टाइम लगा के सॉल्व करेंगे. ओके कितने मार्क्स के लिए वो मैं बता के. अच्छा बताइए, क्या पहले तो कॉन्सेप्ट बताइए क्या है. ये कौन सा एग्रीमेंट है? सोशल अग्रीमेंट है, बरोबर. दिस इज अ सोशल अग्रीमेंट. यहां पर इंटेंशन कोई लीगल अग्रीमेंट या फिर मतलब बेसिकली कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का है क्या? नहीं है. देखो, सिर्फ रजिस्टर कराना डज नॉट मीन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. वो कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या है, वो अग्रीमेंट का बेस क्या है, उससे डिटरमाइन होगा कि लीगल रिलेशन उनको डिटरमाइन बनाना है या नहीं. यहां पर जो नेचर है उनके अग्रीमेंट का, इट इज सोशल अग्रीमेंट. क्या किया है मिस्टर राकेश ने? प्रॉमिस किया है वाइफ को 50,000 रुपए पे करने का, और वो नहीं पे किया तो मतलब बेसिकली इसके लिए रिटर्न अग्रीमेंट भी किया है, पर वो नहीं पे किया तो वाइफ वांट्स टू स्यू. तो यहां पर अपने को इतना है पता है अभी कि ये जो है एक सोशल अग्रीमेंट है. डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल. ओके, अब लिखना कैसे है इसको देखते हैं. सबसे पहले तो रिलेवेंट प्रोविजन, जैसे केस लॉ पे अपन ने कल ये किया था, डिस्कस किया था छोटे से में. पहला पार्ट क्या आ गया आपका? प्रोविजन. Parties must intend to create legal obligation. There must be an intention on the part of the parties to create legal relation between them. Social or domestic type of agreements are not enforceable in the court of law and hence they do not result into contracts. Okay, इसमें आपके keywords क्या आ गए? Intention to create legal relationship. Okay, domestic or social agreements are not agreements, right? ये सब आपके प्रोविजन के कीवर्ड्स हो गए. नाउ देयर इज फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स क्या है? वापस ऊपर गए रिपीटेशन. मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 so that she can spend the same on her birthday. However, subsequently Mr. Ramesh failed to fulfill the promise and which Mrs. Lali wants to file a suit. यहां पर conclusion, in the given circumstances wife will not be able to recover the amount as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship. आप चाहे तो यहां पर एक सेंटेंस और डाल सकते हैं एनालिसिस का, या फिर अगर जहां पर जरूरत है वहां पर ये जो लाइन है कि बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स देयर इज बेसिकली नो लीगल अग्रीमेंट बिटवीन देम, right? There is no intention of the parties to create legal relationship and hence the contract will be not enforceable or basically this won't be मतलब जो wife है she would not be successful in the court of law. Okay,
इन द गिवन सर्कमस्टांसेस वाइफ विल नॉट बी एबल टू रिकवर अमाउंट। ये जो है अल्टीमेटली कंक्लूजन की एक लाइन बन गई। ये वाला जो है एज इट वाज सोशल एंड लीगल ऑब्लिगेशन, ये ऊपर का एनालिसिस का पार्ट भी बन सकता है। ओके, अब देखो आंसर लिखते टाइम पर प्रोविजन, केस लॉ के इसमें प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, ये चीज तो आनी ही चाहिए। एक जो अपन एनालिसिस बोल रहे हैं, यू कैन बेसिकली राइट एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑल्सो, या फिर एनालिसिस का और कोई ऐसा स्पेसिफिक हेडिंग देके नहीं लिखा तो भी चलेगा। बट बेसिकली जहां पर जरूरी है कि मतलब ये वाली प्रोविजंस इन फैक्ट्स को अप्लाई कैसे हो रही है, उससे रिलेवेंट मतलब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एनालिसिस क्या है, वो आपको लिखना जरूरी है। लेकिन जैसे कि ये वाला पॉइंट, as it was a social agreement and the parties did not intend to create legal relation. Okay, so this can be into your conclusion section also, but make sure that you write it. ये छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक मैक्सिमम इट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 और 3 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं, बट ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए रुकते हैं फिर यहां पर। थैंक यू सो मच।